हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का सेकेंड पार्ट। और ठीक इसके पहले वाले पार्ट में हमने इसके बेसिक्स को जान लिया है, साथ ही साथ हमने पूरे टोकन्स को जान लिया था। और ये है हमारा सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट में हम क्या जानने वाले हैं, तो इस सेकेंड पार्ट में जो हम जानने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यानी जो सबसे पहला हम जानेंगे वो जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यानी कि अगर आप सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ ही साथ जब हम स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो हमें ये जानना होगा कि हम किसी भी तरह का इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं। प्रिंटफ एक फंक्शन होता है और एक फंक्शन होता है स्कैनऑफ, यानी कि कैसे हम कोई भी चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। यानी कि कुछ आउटपुट दिखाना होता है ना। जैसे कि कुछ भी अगर आप ऐप ले लीजिए, कोई भी ऐप होता है तो ऐप आपको कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, आपसे कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देता है। इनपुट का मतलब ये होता है कि आप उस ऐप को क्या दे रहे हो, और आउटपुट का मतलब होता है कि वो ऐप आपको क्या शो कर रहा है। जैसे गूगल में आप गए, गूगल में टाइप किया आपने कि सी प्रोग्रामिंग नोट्स, ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, आपने उसे दिया सी प्रोग्रामिंग नोट्स, तो उसने उस इनपुट को लिया और उस इनपुट को लेने के बाद उसने उस पर कैलकुलेशंस किया। कैलकुलेशंस मतलब इंटरनल सर्चिंग करी और आपको बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जहां से आप सी प्रोग्रामिंग के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपने दिया वो होता है स्कैनफ के जरिए इनपुट, और उसने जो आपको दिखाया वो होता है प्रिंटफ के जरिए। हम इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिस्टम को चाहता था ये कहना कि 2 नंबर आप ऐड कर दो, तो मैं वो 2 नंबर दूंगा ना, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। फिर जब वो 2 नंबर को ऐड करके हमें दिखाएगा ना, वो कैसे दिखाएगा, तो दैट इज प्रिंटफ एंड स्कैनफ। प्रिंट से तो क्लियर हो जा रहा है, यानी कि ये कुछ आउटपुट देगा, प्रिंट करेगा। स्कैन का मतलब स्कैन करना, जैसे कि आप कहते हो ना कि कोई पेज जो है स्कैनर से स्कैन कर लो, मोबाइल से स्कैन कर लो, यानी कि रीड करना। स्कैन करके आप अपने मोबाइल में लेके उसको आते हो, तो ये प्रिंटफ स्कैनफ, क्योंकि बिना इनपुट के और बिना आउटपुट के कोई भी वर्क तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये प्रिंटफ और स्कैनफ हम जानेंगे, और इसके बाद हम जो है वो नॉर्मल प्रोग्राम्स कुछ लिखेंगे, 5-10 जितने भी टाइमिंग्स रहे उसके हिसाब से हम नॉर्मल प्रोग्राम्स लिखेंगे। और इस नॉर्मल प्रोग्राम्स को लिख के हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सी में प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और एट द लास्ट, सबसे लास्ट में जो है वो मैं प्रैक्टिकली उन प्रोग्राम्स को रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रोग्राम बाद में रन नहीं करता है, सर आपने ये प्रोग्राम लिखा था वो रन ही नहीं कर रहा था। ये तो ठीक है, उसके लिए मैंने अब ये सोचा है कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल क्लास होगा, जो भी थ्योरी में प्रोग्राम्स मैं बताऊंगा, उसको लास्ट में बस रन करके शो कर दूंगा, ठीक है। उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस वो रन हो जाएगा, शो हो जाएगा, रन हो जाएगा, शो हो जाएगा, ताकि प्रोग्राम दिख गया आपको, वो रन होकर आउटपुट दे रहा है, प्रोग्राम दिख गया आपको, रन हो गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं यहीं पे कर दूंगा। तो ये है हमारा आज का, ये 4 टॉपिक्स हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और चलिए, तो फिर इस तरह इन 4 टॉपिक को करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे सी का प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे सी का प्रोग्राम रन किया जाता है, और सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक तरह से बेसिक हमें सी प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहला हमारा काम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जानना। देखिए बच्चा, होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का मतलब हुआ कि सी का प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, लिखने में कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे स्टेप्स नहीं होते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक कि जैसे कि मान लीजिए कि आप घर जो है बनवा रहे हैं, ठीक है। तो घर जब बनवाते हैं तो आप सबसे पहले घर का नक्शा बनवाते हैं किसी इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से, और वो क्या करता है, आपको प्रॉपर्ली घर के नक्शे को डिवाइड करता है, मतलब पूरे घर के नक्शे को बनाता है, डिजाइन करता है, और डिजाइन करके कितने एरिया में किचन होगा, कितने एरिया में मास्टर बेडरूम होगा, कितने एरिया में जो है वो सब, मतलब हर चीज जो है वो प्रॉपर कहां से सीढ़ी निकलेगी, ये सारी चीजें आपको बताता है। फिर आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हो, चेंजेस करते हो, ठीक है। आप उसको बताते हो, चेंजेस करता है। तो मतलब आप सबसे पहले जो डिसाइड करते हो वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो प्लॉट है, आपके घर का जो प्लॉट है, उस प्लॉट पे कौन सी दिशा में कौन सी चीज होगी, कितनी बड़ी होगी, है ना, हर चीज डिसाइड करते हो। वैसे ही जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो डेनिस रिची साहब ने बनाया था सी, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है ना। डेनिस रिची साहब ने बनाया था, कब बनाया था, तो डेनिस रिची साहब ने 1970s में, क्योंकि किसी किताब में 70 मिलता है, 72 भी मिलता है और 1968 भी मिलता है, इसलिए 1970s में बनाया था। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, सिर्फ सी की बात नहीं है, चाहे वो आप आगे चल के C++ पढ़ो, आगे चल के जावा पढ़ो, सारी ट्यूटोरियल्स हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, है ना। तो
उन्होंने क्या किया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक सीक्वेंस होता है, आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया वो स्ट्रक्चर क्या दिया, देखिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे पास जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है, या यूं कहिए इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, दैट विल बी बेटर। इसमें मैं आपको और एक चीज बता दूंगा, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, यानी सबसे पहला लाइन जो होता है हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन। अब मैं ये बताऊंगा आपको ये इंट मेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैसेस ओपन होता है, और जब ये ब्रैसेस ओपन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्रैसेस क्या होगा, क्लोज भी होगा। दिस ब्रैसेस विल बी ओपनिंग एंड दिस ब्रैसेस विल बी क्लोजिंग। जो चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी एक ब्रैसेस ओपन कीजिएगा आप सी में, आपको उसे बंद भी करना होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आप सबसे पहले लाइन में लिखते हैं वो लिखते हैं वेरिएबल स्टेट डिक्लेरेशन। सबसे पहला लाइन जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ठीक है। और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आपको देने होते हैं, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट दीजिए। और चूंकि आपने यहाँ इंट लिखा है, यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट आपको यहां पे लिखना पड़ता है। तो ये जो है वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर को और भी हम एडवांस्ड करके देख सकते हैं, और भी एडवांस करके पढ़ सकते हैं। ये लेकिन सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे बेसिक स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही इसके और एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मैं स्टार्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर से करना चाहता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इधर लिखते हैं, सबसे पहले हम बात करें कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होता है। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, देखिए जैसा कि इसका नाम ही क्लियर है कि ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि ये वो चीज है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट की जाएगी। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट वो चीज होती है, देखिए सबसे पहले है ना, हमारा जो सी का प्रोग्राम है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में जो होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हमारा सी का प्रोग्राम टॉप टू बॉटम अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज और इसी से निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि हमारा सी प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा इस चीज को कि हमारा सी जो है वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, सी जो है हमारा वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही करके शुरू से लेके हम लास्ट तक क्या होते हैं, आते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ वन बाय वन क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम आते हैं फिर से लौट के कि जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। और जो दूसरा जो चीज होता है वो होता है हेडर फाइल, यानी इन दो चीजों से मिलकर हमारा प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट बना हुआ होता है। देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं वो हैश साइन से यूज स्टार्ट होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमारे सी में हैश साइन से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद हैश साइन। तो अगर हम बात करें यहां पे, एक हमारे पास प्री प्रोसेसर जो है डायरेक्टिव है वो है हैश इंक्लूड। सबसे पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, दैट इज हैश व्हाट, इंक्लूड। हैश इंक्लूड फर्स्ट है। और दूसरा जो होता है जो हमें पढ़ना है, बहुत ही यूज होगा, वो होगा हैश डिफाइन। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इन दो पे हम पहले फोकस करेंगे। ये हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दिस इज व्हाट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि आप किसी चीज को इंक्लूड करना चाहते हो अपने सी प्रोग्रामिंग के लिए, आप किसी चीज को इंक्लूड करना चाहते हो सी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। हैश डिफाइन क्या होता है, तो आप कोई चीज एक डिफाइन करना चाहते हो, यू वांट टू डिफाइन समथिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो हैश साइन से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो हैश साइन से स्टार्ट होता है उससे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल जो होता है बेसिकली, हेडर फाइल जो होता है इट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। हेडर फाइल के बारे में आप कह सकते हैं हेडर फाइल इन सी इज नथिंग बट इट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, यानी बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस का ये क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस का ये कलेक्शन होता है। तो डिफरेंट फंक्शंस के कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, अगर उसकी डीप में मैं जाऊंगा तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के हिसाब से आप ये समझो कि जो मैंने प्रिंटफ और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया ये एक फंक्शन है। स्कैनफ का ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया ये एक फंक्शन है। और फंक्शन जो होता है किसी खास तरह के काम को परफॉर्म करता है। कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसी खास तरह के काम को परफॉर्म करता है, जिस भी तरह के काम के लिए उसके लिए बनाया गया हो, जो काम परफॉर्म करने के लिए उसको बनाया गया वो वही काम करेगा। जैसे प्रिंटफ किसी भी चीज को डिस्प्ले करता है आउटपुट के लिए, स्कैनफ किसी भी चीज की इनपुट करता है, यानी कि जो इनपुट लेना है वो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ये सारे फंक्शंस जो है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर आपको मिलेंगे। यानी अगर आपको प्रिंटफ यूज करना है तो वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर मिलेगा, स्कैनफ यूज करना है तो वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर मिलेगा। तो आपको अगर प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे घर में रहना है तो घर की चीजों को यूज करने के लिए मुझे उस घर का मेंबर होना चाहिए। अगर मैं अपने घर की चीज, आपका कोई दूसरा बाहर का बंदा आके घर की चीज यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप फंक्शंस की बात करें तो अगर मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को यूज करना है और मुझे पता है ये प्रिंटफ स्कैनफ जो है वो किस हेडर फाइल के अंदर है, तो मुझे उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, तभी मैं उस हेडर फाइल के अंदर के फंक्शन को यूज कर पाऊंगा। जैसे ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, stdio.h एक हेडर फाइल है जिसका नाम क्या है, stdio.h, एक ही शब्द है stdio.h बिना स्पेस के। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी ये एक क्या है हमारा हेडर फाइल है। इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज अ हेडर फाइल, ठीक है। अब ये हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको प्रिंटफ फंक्शन मिलता है, ठीक है, इसके अंदर आपको स्कैनफ फंक्शन मिलता है। तो अगर आप इस प्रिंटफ फंक्शन को, अगर आप इस स्कैनफ फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोग्राम में stdio.h को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो जब आप इंक्लूड कर लेंगे किसको, stdio.h को, तब आप प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा। अदरवाइज ये क्या देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो जो सबसे पहला हमारा प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, हर प्रोग्राम के लिए हैश इंक्लूड, और जो भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h। हर प्रोग्राम के लिए फिक्स होता है। आप कहोगे, आप पूछोगे सर क्यों हर प्रोग्राम के लिए क्यों फिक्स होता है, तो फिक्स होने का रीजन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है क्या जिसमें इनपुट भी नहीं हो और आउटपुट भी नहीं हो। ये चलिए अगर आप आउटपुट इनपुट नहीं भी होगा तो आउटपुट तो कम से कम होगा। जब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, उसमें एटलीस्ट हम शो तो कर देंगे कि हाँ हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें ना ही कोई इनपुट है और ना ही कोई आउटपुट है, तो वो प्रोग्राम तो बिना मतलब मतलब कुछ उसका तो मतलब ही नहीं है। तो एक चीज तो होनी ही होनी है, दैट इज व्हाट, कि आपको इनपुट देना ही होगा, आउटपुट लेना ही होगा। इनपुट नहीं भी तो कम से कम आउटपुट तो लेना ही लेना होगा। एंड दैट्स व्हाई हम इस पहले लाइन में हमेशा क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। और भी बहुत सारे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है। अब हमने जो है वो stdio.h क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना है तो वो कहां मिलता है, stdio.h के अंदर मिलता है। हमें स्कैनफ फंक्शन को यूज करना होता है, ये कहां मिलता है, ये भी जो है stdio.h के अंदर मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सारे के सारे ये stdio.h के अंदर मिल रहे हैं तो हमें studio.h के अंदर, देखिए स्टूडियो लोग बोलते हैं लेकिन stdio होता है, स्टूडियो तो फोटो खिंचवाने वाला स्टूडियो होता है। तो stdio.h इसको पढ़िएगा, ठीक है, std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, ठीक है। और भी बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। जैसे हेडर फाइल्स की अगर हम बात करें तो stdio.h होता है। आगे चल के अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करना है तो math.h होगा, मैथ के जितने फंक्शन होंगे। स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करना है तो string.h होगा। ऐसे ही .h इज व्हाट, .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर निकल के आता है कि हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। सी के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .c होता है। यानी प्रोग्राम का नाम आप जब जो भी दे लास्ट में उसको आपको क्या करना होगा, .c देना ही देना होगा। गॉट इट, ये चीज हुआ क्लियर, ठीक है। नाउ
अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा, हमने ये पढ़ लिया प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड द थिंग इज क्लियर अबाउट प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। और वो थिंग क्या है, वो चीज ये है कि आपको पहला लाइन ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट ही लिखना होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और प्री प्रोसेसर और हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल। तो हम कह सकते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट इक्वल टू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्लस हेडर फाइल। गॉट इट बच्चा? नाउ ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज इंट मेन। ये है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज इंट मेन। अब इसको हम देखते हैं ये क्या होता है, तो इसके लिए मुझे फिर से ये मिटाना होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब फिर आपको हम बताएंगे कि इंट मेन क्या होता है। देखिए मेन जो है वो क्या है, एक हमारा नाम ही है मेन। मेन का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश में हम बात करें कि ही इज द मेन पर्सन ऑफ द स्कूल और ही इज मेन पर्सन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जगह पे जो है सेमिनार, किसी भी जगह का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। तो वैसे ही मेन फंक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन ही है, स्कैनअप भी एक फंक्शन ही है, और ठीक वैसे ही मेन भी क्या है, एक फंक्शन ही है। ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से आपको पता चल रहा है कि ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन की तरह एक मतलब नॉर्मल सा फंक्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि सर कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सेकंड लाइन है दैट इज व्हाट मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो नाम ही है मेन। दिस इज द फंक्शन, यानी ये वो फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, ये वो फंक्शन है फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड्स। सी प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड्स, यानी ये वो जगह है जहां से सी का प्रोग्राम शुरू होता है और सी का प्रोग्राम क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि सी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है और मेन फंक्शन पे ही वो क्या होता है, फिनिश भी हो जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल फंक्शन। समझने के लिए आप समझ सकते हैं मदर ऑफ ऑल फंक्शन मतलब कि जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए मदर का काम करने का काम कौन करता है, मेन। क्योंकि जितने भी फंक्शंस आप यूज करेंगे वो इसी ओपन ब्रैकेट और इसी क्लोज ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर सी एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये रही स्टार्टिंग और ये रही एंडिंग, और इसके अंदर के स्टेटमेंट्स वन बाय वन डिक्लेयर किए जाते हैं, वन बाय वन इसमें लिखा जाता है। ठीक है, और वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इस फंक्शन के अंदर हम और भी दूसरे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, लाइक प्रिंटफ और स्कैनफ। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन को ना कुछ हमको रिटर्न देना पड़ता है। देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस इंट। ये इंट क्या है, ये एक रिटर्न टाइप है। यानी कि अगर मैं यहां लिखता तो यहां रिटर्न टाइप लिखना था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, यहां पे इंट रिटर्न टाइप होता है। बेसिकली क्या है, ये सी का स्टैंडर्ड है। व्हाट इज दिस, ये सी का स्टैंडर्ड कहता क्या है, सी का स्टैंडर्ड ये कहता है कि मेन फंक्शन को आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। यू नीड टू रिटर्न मतलब वापस करना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको इंट मेन लिखना है। बहुत जगह आप देखेंगे कि लोग वॉइड मेन भी लिखते हैं, मैंने भी अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में वॉइड मेन को ही यूज किया है। वॉइड मेन और फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट देने हैं वो स्टेटमेंट हम देते हैं। बहुत जगह वॉइड मेन भी यूज किया है, बहुत जगह इंट मेन भी यूज किया है। वॉइड मेन भी आप यूज करेंगे तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वॉइड के बारे में, इंट के बारे में हमारा पूरा एक चैप्टर ही फंक्शन चैप्टर हम उसमें देखेंगे। फिलहाल समझिए कि वॉइड का मतलब होता है कि आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यू आर रिटर्निंग नथिंग। इंट मेन का मतलब होता है यस यू आर रिटर्निंग सम इंटीजर वैल्यू। इंट का मतलब आप जानते हैं, इंट तो एक डेटा टाइप है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। राइट, सो नाउ अब यहां पे क्या होता है कि मैंने जो बताया कि इंट भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। तो इंट का मतलब ये होता है कि आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। सी का स्टैंडर्ड होता है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रेफर कीजिएगा आपकी इंट लिखिए, क्योंकि आप सी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, वॉइड में लिख सकते हैं, लेकिन सी का स्टैंडर्ड फॉलो कीजिएगा तो इंट में, क्योंकि इंट में लिखने में बस आपको एक इंटीजर रिटर्न करना होता है, किसको, मेन फंक्शन को। और यहां पे आप जब इंट लिखेंगे तो आपको रिटर्न करना होता है 0। ठीक है, देखिए मैंने जब यहाँ इंट मेन लिखा है तो ये प्रोग्राम जब खत्म होगा ठीक उसके पहला वाला स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा आपके प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रोग्राम खत्म हो जाता है। रिटर्न का मतलब वापस चले जाओ, तो वापस चले जाओ मतलब प्रोग्राम खत्म।
यहां से आपने फिर से वापस कर दिया इसको, तो प्रोग्राम खत्म। यानी रिटर्न स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। और यहां रिटर्न स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। अब आप कहोगे सर 0 ही क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिटर्न 0 का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर। यानी कि हम कह सकते हैं 0 मतलब बिना किसी एरर के प्रोग्राम जो है वो क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो रिटर्न 0 का मतलब ही है कि प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो आप हमेशा इसलिए क्या यूज करेंगे, रिटर्न 0 ही यूज करेंगे, ऑलवेज रिटर्न 0। रिटर्न 0 मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड विदाउट एरर्स, दैट मींस सक्सेसफुली। तो हमेशा हम रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न 0 ही लिखा करेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हो गया। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट में क्या था, इसमें आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था और प्लस हेडर फाइल था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश इंक्लूड आया, हैश डिफाइन आया, और हेडर फाइल में क्या आया, stdio.h आया, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखा था, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने आपको बताया आपको वॉइड मेन नहीं यूज करना है, तो ठीक है, वो वॉइड मेन नहीं यूज करना है तो क्या यूज करना है, आपको इंट मेन यूज करना है। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद मेन फंक्शन, और ये रिटर्न कुछ करेगा, क्या रिटर्न करेगा, व्हाट यू वांट टू रिटर्न, तो आप रिटर्न करोगे 0, क्योंकि 0 का मतलब होता है प्रोग्राम टर्मिनेटेड विदाउट एनी एरर्स, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, ये ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग होता है। ये तो आपको पता ही है कि आपके मेन फंक्शन का ये स्टार्टिंग हो गया और ये एंडिंग हो गया। उसके बाद जो देखिए सी प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स को आप फर्स्ट लाइन में ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यू नीड टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स इन अ फर्स्ट लाइन। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में लास्ट क्लास में कि हम लिखते हैं इंट ए, यानी कि हमने क्या किया, ए जो है वो ए बनाया और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। यानी इंट क्या होता है, डेटा टाइप होता है। और डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप ये बताता है कि जो ये वेरिएबल है, यानी ए क्या है हमारा वेरिएबल है, वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि इंट ए, यानी ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, और जब ए इंटीजर टाइप का इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं आपको यहाँ डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स लिखिए, एंड दैट्स इट। लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट और ब्रैकेट बंद। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है आपके सी प्रोग्राम का, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा इसमें और क्या हो सकता है, आपने सब कुछ तो लिख ही दिया है, फिर क्या इंक्लूड होगा। देखिए इसमें जो इंक्लूड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर बढ़ाइए, आगे चल के ना हमें फंक्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो बहुत जगह स्ट्रक्चर्स के अंदर ना फंक्शंस भी डाल देते हैं, बहुत जगह क्या करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी डाल देते हैं। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो फंक्शंस भी हम यहीं पे डिफाइन करेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो पहला लाइन बिल्कुल सेम रह गया, क्योंकि हमेशा आपका प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट ही सबसे पहला लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट के ठीक नीचे फंक्शन का प्रोटोटाइप आ जाता है। क्या आ जाता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है इंट मेन। ठीक है, फिर यह ब्रैकेट ओपन होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो भी आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है वो कीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशंस। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखने, जितने भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं स्टेटमेंट्स लिखिए, और जो ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ लिखिए, रिटर्न स्टेटमेंट। और जहां पे आपका ये मेन बंद होगा ना, वहीं पे आप जो ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिखे तो इस फंक्शन का डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो लिखिए। देखिए मैंने क्या बताया था, मेन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि इसी के जरिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम का एंडिंग होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो और भी फंक्शंस अपनी सुविधा के लिए, अपने काम के हिसाब से हम और भी फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मोर फंक्शंस, एज जितना चाहिए आप उतना फंक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अगर फंक्शन क्रिएट करना है तो वो कहां करेंगे, तो वो हम प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट के नीचे ही फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम,
इन दोनों के बीच में क्या एंट्री होगी, फंक्शन प्रोटोटाइप की, और बाकी सब सेम। लास्ट में आपने क्या कर दिया, फंक्शन का डिफाइन कर दिया। तो ये जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय और क्लियरली पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। बट अगर ये देखिए तो ये स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जबकि ये एक कंप्लीट सी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सी में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन का प्रोटोटाइप आप एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, चार फंक्शन है, जितने फंक्शन है उतने प्रोटोटाइप दे दीजिए। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आप सी को बता रहे हो, सी के कंपाइलर को आप ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम इस नाम का फंक्शन यूज करेंगे आगे चल के अपने प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर कि हम इस तरह का फंक्शन जो है वो आगे चल के हम यूज करने वाले हैं। और जब सारा मेन खत्म हो जाता है, ठीक उसके नीचे से हम उन फंक्शंस का एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन शुरू हुआ, बंद हुआ, और कोई फंक्शन है फिर से उसका डेफिनेशन शुरू होगा, बंद होगा, एंड लाइकवाइज वी विल बी डूइंग दिस। तो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम के लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो वी हैव गॉन थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। गॉट इट? अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यकीन मानिए अगर डाउट है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई एरर अभी तक बचा होना चाहिए, इवन इफ यू आर बिगिनर। ठीक है, ऑब्वियसली बिगिनर तभी आप यहाँ हैं क्योंकि ये सारी चीजें रिवाइज के लिए भी होती है, रिवीजन के लिए भी है, और इन सब चीजों को अगर डिटेल में पढ़ना है, कि चीज छोटी छोटी चीज को भी डिटेल में पढ़ना है, तो सी प्रोग्रामिंग का पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पड़ा हुआ है। ठीक है, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, यू कैन नाउ गो फ्रॉम एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग। ये तो शॉर्टकट है ना, ये तो हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट मतलब क्या हुआ, एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ एग्जाम टाइम में आप जैसे ये क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम टाइम से, और बाद में आगे चल के हम एक और काम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस बना देंगे कि सी में आप कितने क्वेश्चंस कम से कम पढ़ के जाइए कि एग्जाम में तो क्वेश्चंस पकड़ में आ ही जाए, ताकि आप कम से कम अच्छे नंबर, फेल तो ना कीजिए स्पष्ट शब्दों में अगर बोले तो, सीधे शब्दों में बोले तो फेल ना कर पाए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दो फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है दो फंक्शंस हैं, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन एंड स्कैनफ फंक्शन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंट एफ एक ही वर्ड है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू, यानी इस फंक्शन का यूज किया जाता है किस लिए, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट, क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए सम आउटपुट। यानी कुछ अगर आप आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ जो है डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस फंक्शन को आप यूज करते हैं दैट इज विच फंक्शन, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, अब प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो उसका क्या सिंटैक्स होता है, तो प्रिंटफ फंक्शन जो होता है उसके बहुत सारे सिंटैक्सेस हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो सिंटैक्स है वो क्या होता है कि जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है प्रिंटफ, वो सीधे आप डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट कर दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूं कोडिटॉप, CODEITUP, कोडिटॉप। ठीक है, हर एक सी के स्टेटमेंट का लास्ट में क्या होना चाहिए, उसके लास्ट में सेमीकोलन होना ही होना चाहिए। तो प्रिंटफ कोडिटॉप, ये क्या हुआ, जो भी मैसेज आपने डबल कोट्स के अंदर दिया बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। यानी आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस लाइन को रन करेंगे, तो आपको लिखा हुआ क्या आ जाएगा, आपको लिखा हुआ आ जाएगा कोडिटॉप, यानी कि सिर्फ कोडिटॉप लिखा हुआ है, प्रिंटफ लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंटफ तो एक फंक्शन है। इस फंक्शन ने हमें ये प्रोविजन दिया कि जो कुछ भी आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डबल कोट्स के अंदर आप लिखिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, हम ऐसे लिख देंगे प्रिंटफ मान लीजिए राम कुमार। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आपका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी व्हाट, राम कुमार। तो मतलब जो कुछ भी आप लिखिएगा वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, बिल्कुल। तीसरा जो है वो क्या है, प्रिंटफ। अब जो है एक चीज देखिएगा, मान लीजिए मैं लिखता हूं राम, श्याम, सीता एंड गीता, मान लीजिए। ठीक है, ये लिखता हूं मैं, तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एकदम सेम लाइन में लिखा हुआ आएगा। कैसे लिखा हुआ आएगा पहले राम लिखा हुआ, बिल्कुल उसी के साथ श्याम लिखा हुआ, उसी के साथ सीता लिखा हुआ, उसी के साथ गीता लिखा हुआ, एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता था राम, श्याम, सीता और गीता ये सब हर बार नए नए लाइन में आए, तो नए नए लाइन में आने के लिए जो है वो हम क्या यूज करते हैं, /n को यूज करते हैं। प्रिंटफ राम पहले प्रिंट हो जाओ, उसके बाद /n, यानी उसके बाद अगले लाइन में चले जाओ। /n टाइप करना है आपको ऐसे ही। ठीक है, तो अब अगले लाइन में चले जाओ, राम प्रिंट करने के बाद अगले लाइन में चले जाओ,
तो क्या प्रिंट करो, श्याम। श्याम प्रिंट करने के बाद फिर से अगले लाइन में चले जाओ, यानी जब जब आपको अगले लाइन में जाना है ना, जब जब आप अगले लाइन में जाना चाहते हो तब तब आप क्या यूज कर दो, स्लैश एन यूज कर दो, वो अगले लाइन में चला जाएगा। ठीक है, राम श्याम सीता, फिर से अगले लाइन में जाना है, जी जाना है गीता, बस बंद कर दो डबल कोट्स। ठीक है, तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, हर एक लाइन में आएगा, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट ये होगा राम, ठीक है, श्याम सीता एंड गीता, हर बार नए लाइन में आएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज मिला, दैट इज कॉल्ड स्लैश एन। पूछोगे सर ये स्लैश एन क्या होता है, तो स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश एन जो होता है वो किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, और इस पूरी कम्युनिटी को आगे चल के आपको स्लैश टी मिलेगा। जैसे नए लाइन में आना आए हो वैसे ही आप टैब डिस्टेंस देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो आप, टैब डिस्टेंस देना चाहते हो। ठीक है, इस कम्युनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, एस्केप सीक्वेंसेस, ESCAPE, एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी टैब डिस्टेंस के लिए, ठीक है, स्लैश ए बेल अलर्ट के लिए, यानी आपके सीपीयू से आवाज आएगी, टीटी की आवाज आएगी बेल अलर्ट के लिए, वैसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों बहुत यूज किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको नए लाइन में आना है, मैं वैसे ही बोल सकता था कि नहीं राम के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, टैब डिस्टेंस जो हमारे कीबोर्ड में टैब डिस्टेंस का बटन होता है ना, दबाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आता है, एक तो स्पेस बटन होता है थोड़ा थोड़ा स्पेस आता है, एक टैब डिस्टेंस होता है जो ज्यादा स्पेस आता है, तो वो स्पेस अगर डालना चाहें तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, स्लैश टी को यूज करते हैं। तो प्रिंटफ राम टैब डिस्टेंस के लिए स्लैश टी, श्याम टैब डिस्टेंस के लिए स्लैश टी, सीता स्लैश टी टैब डिस्टेंस के लिए, और व्हाट, गीता, राइट, डबल कोट्स बंद सेमीकोलन। तो अब इसका जो आउटपुट क्या आएगा वो क्या आएगा, वो थोड़ी दूर दूर पे आएगा, यानी पहले राम आएगा, राम के बाद एक टैब डिस्टेंस होगा, फिर क्या आएगा, श्याम आएगा, फिर एक टैब डिस्टेंस होगा, वो एक सीता आएगा, और फिर एक टैब डिस्टेंस होगा, क्या आएगा, गीता आएगा। तो दिस इज द वे हाउ योर आउटपुट विल बी लुकिंग लाइक। तो ये सबसे बेसिक प्रिंटफ के सिंटैक्सेस हैं। अब ये एक सिंटैक्स तो हो गया, इसके अलावा अब एक और सिंटैक्स है, व्हाट इज दिस, वो है कि अगर हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे। ये तो आप एक चीज जान गए ना, ये स्लैश वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं, नोट कर लिया ना। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस स्लैश के साथ जो भी यूज होते हैं उनका कुछ खास फंक्शन होता है, स्लैश एन से न्यू लाइन हो गया, स्लैश टी से टैब डिस्टेंस हो गया, है ना। अब आइए, जब हम प्रिंटफ की बात कर रहे हैं तो इस प्रिंटफ की बात करते समय मैंने आपको बताया कि जो भी कुछ आप डबल कोट्स में डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो उसको तो हम डबल कोट्स में नहीं डाल सकते ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा int a इक्वल टू 5, int a इक्वल टू 5। अब मैं इस a की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करना चाहता हूं, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया printf और डबल कोट्स में मैंने a लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आपका आउटपुट ही क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, आपका आउटपुट a आएगा, क्योंकि a जो है वो एज अ मैसेज समझ लेगा, एज ए स्ट्रिंग समझ लेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी देते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर देता है, तो ए तो एज इट इज प्रिंट कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो जब ये एज इट इज प्रिंट कर देगा तो आपको ये थोड़ा चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी 5, राइट। तो जब आपको वैल्यूज प्रिंट करनी होती है तो आपको जो है वो एक चीज यूज करना होता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो चाहे वो इनपुट करना हो, तो ध्यान से देखिएगा, चाहे वो आपको किसी भी तरह का इनपुट परफॉर्म करना हो या किसी भी तरह का आउटपुट परफॉर्म करना हो, दोनों में से कुछ भी करना हो, इधर यू वांट टू परफॉर्म सम इनपुट ऑपरेशन और यू वांट टू परफॉर्म सम आउटपुट ऑपरेशन, आपको कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को यूज करना होता है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन वो कैरेक्टर्स होते हैं जो परसेंट साइन से शुरू होते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किस साइन से स्टार्ट होते हैं, परसेंट साइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आपको इंटीजर वैल्यू को या तो इनपुट करना हो या तो आउटपुट करना हो तो आप परसेंट डी यूज करेंगे, यानी परसेंट डी किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। वैसे ही परसेंट एल डी ये होता है लॉन्ग इंट के लिए, लॉन्ग इंट के लिए। अगर आप इंट समझते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। डेटा टाइप आपको पता है ना, इंट, फ्लोट, कैट, डबल। तो इंट, अगर आपको इंट डेटा टाइप को रीड करना है तो परसेंट डी यूज कीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग इंट डेटा टाइप को रीड करना है तो आप परसेंट एल डी यूज कीजिएगा। आपको अगर फ्लोट वैल्यू रीड करनी है तो आप परसेंट एफ को यूज कीजिएगा, ठीक है। वैसे कैरेक्टर वैल्यू रीड करनी है तो आप परसेंट सी को रीड कीजिएगा, है ना। कैरेक्टर को रीड करना है, कैर वैल्यू को। स्ट्रिंग को रीड करना है तो परसेंट एस को यूज कीजिएगा। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या है कि इतना तो मिनिमम आपको याद होना ही होना चाहिए। ज्यादातर क्या यूज होता है, परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रिंट, अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो ये पहले आप देखेंगे कि ए किस टाइप का है। तो ए इज ऑफ टाइप व्हाट, इंट,
ए जो है वो किस टाइप का है, ए जो है उसका टाइप इंटीजर है। तो जब आपको इंटीजर को प्रिंट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, प्रिंट एफ। आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो मैंने आपको बताया जो कुछ भी प्रिंट करना होता है वो डबल कोट्स में प्रिंट करना होता है, कर दिया। तो डबल कोट्स में आपने किसको प्रिंट किया, परसेंट डी को। क्यों, क्योंकि ए जो है वो इंटीजर टाइप था, इंटीजर टाइप के लिए जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, परसेंट डी है। तो आप प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू को और यहां देंगे कॉमा, इस इंटीजर की वैल्यू आप ए से ले लीजिए और सेमीकोलन दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपको। तो मतलब आप प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू और ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है जो खुद की वैल्यू को कन्वर्ट किसके साथ कर लेगा, ए की वैल्यू के साथ। ए में कितना है 5, तो जो आपका आउटपुट है वो क्या आएगा, आउटपुट विल बी व्हाट, 5। गॉट इट। तो ये पहला एग्जांपल हो गया अगर आप वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं इन दैट केस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, इसको भी आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए ऐसे मुझे ए और बी की दोनों की वैल्यू प्रिंट करनी है। मान लीजिए मैंने लिखा क्या, इंट a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 10। अब हम कहते हैं क्या, प्रिंट एफ, दो इंटीजर वैल्यू है तो 2% ही दे देंगे। पहले की a से वैल्यू ले लीजिए, दूसरे की b से वैल्यू ले लीजिए, खत्म बात। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5 और 10 दोनों चिपके हुए आएंगे। तो क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, 510 हो गया, ये क्या बन गया, इट बिकेम 510। तो क्या ये सही हुआ, नहीं ये सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। काम तो चल जाएगा, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए। कैसे, स्लैश एन डाल सकते हैं आप बीच में। अगर आप स्लैश एन डाल देंगे तो ये अगले लाइन में आ जाएगा, कहां पे, परसेंट डी और इस परसेंट डी के बीच में आप स्लैश एन डाल दीजिए। कैसे, इस लाइन को आप कैसे लिख लीजिएगा, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन परसेंट डी कॉमा एक की वैल्यू ए से एक की वैल्यू बी से। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पहले लाइन में 5 आएगा और अगले लाइन में 10 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसे ही क्या हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर टाइप का हमने एक ए लिया, इसमें 5 डाल दिया, ठीक है। फ्लोट टाइप का क्या लिया, बी लिया, इसमें 5.5 डाल दिया। अब इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा प्रिंट एफ। सबसे पहला इंटीजर वैल्यू है तो परसेंट डी स्लैश एन, ताकि अगले लाइन में चले जाए। उसके बाद फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट के लिए मैंने आपको क्या बताया, परसेंट एफ और फिर कॉमा एक की वैल्यू एक ए से और एक की वैल्यू बी से। देखिए पहले वाले की वैल्यू पहले वाले से लेता है, दूसरे वाले की वैल्यू दूसरे वाले से लेता है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसका जो है आउटपुट क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा 5 और अगले में क्या आ जाएगा 5.5। तो दिस इज कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज को भी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अगर और आगे एग्जांपल्स देखें, थोड़ा सा एग्जांपल्स में और कराना चाहता हूं कि अब जो है मैंने सिर्फ देखिए यहां पे सिर्फ मैंने मैसेजेस प्रिंट कराए, यहां पे सिर्फ मैंने वैल्यूज को प्रिंट कराया। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं मैसेजेस और वैल्यूज दोनों को एक साथ प्रिंट करवाना चाहता हूं, व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट बोथ। जैसे मैं मान लीजिए ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं ना, अब मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और जो भी ए की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू जो भी बी की वैल्यू है, वो ऐसे आए तो कैसे होगा। तो जैसे हम यहाँ कहते हैं क्या, इंटीजर टाइप में हमने एक ए ले लिया, इसमें 5 डाल दिया, बी ले लिया, इसमें 10 डाल दिया। अब हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, देखिए प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जो भी मैसेज है, बिल्कुल ऐसे लिखिए, ए इक्वल टू पहला इंटीजर वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं तो पहला परसेंट डी, ठीक है, कॉमा देना चाहते तो दे दीजिए, वैल्यू ऑफ कॉमा मत दीजिए, चलिए कॉमा बेसिकली दे सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके बारे में ज्यादा क्लियर बात बता। अभी हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, एंड कर दीजिए, एंड वैल्यू ऑफ, ये पूरे रनिंग लेटर में आप लिखेंगे, गॉट इट। इधर मेरा हो सकता है नहीं आए रिकॉर्डिंग में, इसलिए वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा पहली वैल्यू ए दूसरी वैल्यू बी। तो देखिए अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, ध्यान समझिएगा। आउटपुट तो वही है कि जब ये पहला लाइन एग्जीक्यूट किया तो एक ए नाम का वेरिएबल आया, उसमें क्या चला गया, 5 चला गया, ठीक है। ये दूसरा वेरिएबल है बी, उसमें क्या चला गया, 10 चला गया, ठीक है। अब जब हमारे पास 5 और 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए डबल कोट्स में ही जो चीज होती है वही प्रिंट होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। यहां से यहां तक मैसेज है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और ये इक्वल टू तक मैसेज था ना बच्चा, इसीलिए इक्वल टू तक। उसके बाद ये परसेंट डी, तो पहली वैल्यू किससे लेता है, पहले वाले से लेता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5। फिर उसके बाद फिर से मैसेज शुरू हो गया, एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, तो यहां क्या हो गया, एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू। अब इस परसेंट डी की वैल्यू, यहां तक तो मैसेज था, एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब इस बी की वैल्यू यहां से लेगा, इस परसेंट डी की वैल्यू यहां से लेगा बी से, बी में कितना है 10,
तो ये है आपका परफेक्ट एक मैसेज। जब आप मैसेज को भी इंक्लूड कर देते हैं और वैल्यू को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे जब, तो बेसिकली इट इज ट्रीटेड एज अ गुड हैबिट कि हाँ आप एक प्रॉपर मैसेज के साथ वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ना कि आप सिर्फ ऐसे ही प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ इंटीजर टाइप का मैं एक ए लेता हूं, ठीक है, और इसमें 5 डाल देता हूं। ठीक है, फ्लोट टाइप के इसमें क्या ले लेता हूं, बी ले लेता हूं, इसमें 5.5 डाल देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो कैसे प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करता हूं प्रिंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d स्लैश n, ताकि अगले लाइन में मैं चाहता हूं। फिर क्या देता हूं मैं, ये पूरा आप सेम लाइन पे टाइप कीजिएगा, मैं उस साइड नहीं जा रहा हूं ताकि कहीं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग में नहीं आए। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, b की वैल्यू किस टाइप की है बच्चा, फ्लोट टाइप की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा %f कॉमा, पहले की a से वैल्यू ले लीजिए, दूसरे की b से ले लीजिए। तो अब इसका आउटपुट जाएगा, क्या आएगा, देखिए खुद से देखिए, बताइए क्या आउटपुट आएगा। यहां आएगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, ये हो गया %d, तो क्या लिखा हुआ आएगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, अब इस %d की वैल्यू किससे लेगा, a से, a में कितना है 5 आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट, वैल्यू ऑफ, अब स्लैश n से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, तो देखिए इस लाइन से छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आ गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, अब इस %f के बदले किसकी वैल्यू ले लेगा, b की, कितना है 5.5। सो आप जो है वो डिफरेंट टाइप से प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो बस इतने ही टाइप्स थे कि डिफरेंट टाइप से, चाहे आप सिर्फ मैसेज प्रिंट कर लीजिए, चाहे आप सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, या फिर चाहे आप मैसेज और वैल्यू दोनों को क्लब करके कंबाइन करके प्रिंट कर लीजिए। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रिंटफ फंक्शन। इससे ज्यादा टाइप का फंक्शनैलिटी प्रिंटफ फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया प्रिंटफ फंक्शन। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, हमने जो यहाँ पे वैल्यूज डाले हैं ए में और बी में, है ना, यहाँ पे देखिए तो ए में कितना डाला है बताइए 5, है ना, बी में कितना डाला है 10। तो ये तो हम अपनी मर्जी से डाल दे रहे हैं, मतलब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम लिखते समय ही हमने ए में 5 डाल दिया, प्रोग्राम लिखते समय ही हमने बी में जो 10 डाल दिया, यही किया ना। तो ये बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यूजर से लेना हो इसका वैल्यू, तो यूजर मतलब जो प्रोग्राम रन करे, तो फिर जो प्रोग्राम जो रन कर रहा है, जिसको एग्जैक्टली काम है ना, हम यूजर से लेना चाहते हैं। यूजर से वैल्यू लेने का मतलब क्या होता है, यूजर से वैल्यू लेने का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम रन करे उस समय हम इनपुट दें, न कि हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते समय अपनी मर्जी से ए दे दे, बी दे दें। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें वैल्यू को रीड करना है तो हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन देखें, चलिए, SCANF स्कैनफ फंक्शन, ये क्या होता है, तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू, यानी इस फंक्शन का यूज किया जाता है किस लिए, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि अगर आप कीबोर्ड से वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप यूज करते हैं दैट इज व्हाट, स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आप धीरे धीरे प्रोग्राम समझते जा रहे हैं, आपको पता है स्लोली आप प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते जा रहा है। जैसे आपने इंटीजर टाइप का ए माना, अब आप इंट ए इक्वल टू 5 नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं ए की वैल्यू रन टाइम में यूजर दे, जब प्रोग्राम रन हो तो ए नाम का वेरिएबल तो बन गया। अब क्या है, मैं एक मैसेज शो कर देता हूं स्क्रीन पे, क्या, /n बेसिकली मेरी आदत है ताकि हर बार कोई भी चीज वो प्रिंट हो अगली लाइन में ही हो, क्योंकि हो सकता है कि इसके पहले कोई प्रोग्राम रन करा हो, जो प्रोग्राम अभी मैं रन करने जा रहा हूं उसके पहले कोई प्रोग्राम रन किया हुआ हो, तो अगर मैं /n नहीं दूंगा तो पिछले वाले आउटपुट के साथ में ही आ जाएगा। पिछला वाला आउटपुट तो आया होगा ना कुछ ना कुछ, जब प्रोग्राम रन किया होगा तो उसके साथ में ही आ जाएगा। तो मेरी आदत है, आप भी अपनी आदत डाल लीजिएगा, /n हर बार डाल लेंगे। ठीक है, तो printf मैं यहां कहता हूं एंटर अ नंबर, यानी कि एक नंबर क्या कीजिए आप एंटर कीजिए। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपके एक मैसेज आ जाएगा, ऐसे क्या लिखा हो जाएगा, एंटर अ नंबर, और उसके बाद मैंने कोलोन साइन क्यों दिया, ये कोलोन साइन जो है वो अच्छा दिखने के लिए दिया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जबकि सेमीकोलन का सिग्निफिकेंस होता है एंड ऑफ द लाइन। ये जो कि मैसेज है मैंने बताया था डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब स्क्रीन पे यूजर को लिखा हुआ है एंटर नंबर, तो यूजर बैठा हुआ थोड़ा ना रहेगा, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई नंबर देगा। मान लीजिए यूजर ने दिया यहाँ 7, अब मुझे इस 7 को उठा के यहाँ डालना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या, स्कैनफ। स्कैनफ क्या होता है, वैल्यू को रीड करता है। कैसी वैल्यू को, फिर से वही बात आ गई, प्रिंटफ में हम कैसी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं तो %d, फ्लोट प्रिंट कर रहे हैं %f, कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं %c। वैसे ही
हम रीड कौन सी वैल्यू कर रहे हैं, इंटीजर, तो क्या हो गया परसेंट डी यानी इंटीजर वैल्यू को रीड कर रहे हैं, कॉमा एम्परसेंट यानी कि इस परसेंट डी इंटीजर वैल्यू को रीड करके कहां ले जाओ, कॉमा तो लेके जाओ एड्रेस ऑफ ए में। एम्परसेंट ए है लेकिन इसको पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ ए में, यानी ये जो रीड हो रहा है डेटा जो आपको यूजर ने दिया है उसको ए का जहां कहीं भी एड्रेस हो, आपके हार्ड डिस्क में जहां कहीं भी ए बना हो वहां उसको लेके जाओ, तो यहां पे उसको लेके चला आएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, मेरा यूजर से इनपुट हो गया। वैसे अगर दो वैल्यू की इनपुट लेनी हो, इन ए कॉमा बी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या, printf /n एंटर टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स की इनपुट कीजिए, एंटर टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स दीजिए। ठीक है, अब वो जो दो नंबर्स हमें यूजर देगा, तो दो इंटीजर, तो एक इंटीजर के लिए एक परसेंट डी, दूसरे इंटीजर के लिए दूसरा परसेंट डी, एक को ए में लेके जाइए, एक को बी में लेके जाइए, एंड दैट्स इट, हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपको दो अलग अलग तरह के डेटा को रीड करना हो, तो इंटीजर टाइप का ए है मान लीजिए, फ्लोट टाइप का बी है मान लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीन पे मैसेज शो कीजिए, printf /n एंटर वन इंटीजर एंड वन फ्लोट वैल्यू और वन डेसिमल वैल्यू एंड वन डेसिमल वैल्यू, यानी एक इंटीजर और एक डेसिमल वैल्यू को क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए, मतलब दीजिए मुझे। तो जब वो देगा तो आप उसको स्कैन करोगे, रीड करोगे, एक इंटीजर था तो परसेंट डी, दूसरा फ्लोट था तो परसेंट एफ, एक को कहां लेके जाओगे, एड्रेस ऑफ ए में, एक को कहां लेके जाओगे, एड्रेस ऑफ बी में। मैं क्या पढ़ रहा हूं बच्चा, मैं पढ़ रहा हूं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ किसको पढ़ते हैं, इस एम्परसेंट साइन को, इसका नाम क्या होता है, एम्परसेंट। ठीक है, तो स्कैनफ से क्या होता है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं और स्कैनफ का यही काम होता है। प्रिंटफ के तो बहुत सारे वेरिएशंस मिल गए, लेकिन हमारे पास स्कैनफ के यही 3 मैक्सिमम वेरिएशंस है, और इसमें बस हम ये करते हैं कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं, और यूजर से इनपुट लेने के बाद हम जो भी एक्टिविटी चाहें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने अपना सेकेंड काम भी कर लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया है ना बच्चा, और हमने प्रिंटफ और स्कैनफ भी देख लिया। अब हम तैयार हैं कि हम छोटे मोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे दैट विल बी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, है ना सबका सबसे टफेस्ट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम होता है। और जैसे कि देखो आप लैंग्वेज सीखते हो ना, आपको याद है क ख ग घ जब आप सीख रहे थे उस समय क को भी सीखने में आपको कितना मतलब मुश्किल हुई थी, याद है कैसे कैसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ करना, गोल गोल अंडा, है ना, ऐसे हम लोगों ने तो ऐसे सीखा था। मेरे दादू ने, मेरे नानू ने मुझे ऐसे सिखाया था कि गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बकरी की पूंछ और दादू की मूछ ठीक है, तो लाइक दैट। तो कहने मतलब है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो थोड़ा सा हमें समय लगता है, घबराना नहीं होता है। शुरू में तो लगता है कि अरे यार ये क्या है, इतना कुछ नहीं, बट वंस यू आर इन द हैबिट ऑफ दिस आप एंजॉय करोगे। अभी आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि मैं तो कोशिश, हम लोग के टाइम में तो कोई होता ही नहीं था पढ़ाने को बच्चा, टीचर बस जो पढ़ा दिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रेफर करना है तो आपको बुक से रेफर करना है, गूगल वगैरह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था आपके पास। तो आज के टाइम में यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं कि हद से ज्यादा, तो आप तो वर्सटाइल हैं, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप अच्छे टीचर्स हैं, है ना, तो आप तो और अच्छा कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यही है क्वेश्चन। आपको सी में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब देखिए ये सारे जो फंक्शन जो भी प्रोग्राम में लिखवाऊंगा ना, इसको मैं आपको कोड ब्लॉक्स में रन कर दूंगा। कौन से आईडी में, कोड ब्लॉक्स में रन करके दिखा दूंगा। आप दूसरा कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, कोड वही रहता है, बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है। थोड़ा मोड़ा अगर डिफरेंस है तो वो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आप जाइएगा कि एक वीडियो देख लीजिएगा कि जो भी आईडी आप चाहते हैं उसमें प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, तो एक प्रोग्राम देख लीजिएगा ना, तो वही थोड़ा डिफरेंसेस होता है, बहुत मिनिमल सा, लेकिन मैं आपको कोड ब्लॉक्स पे रन करके दिखा दूंगा ताकि आप कंफर्म हो जाए। बच्चे बोलते हैं कि सर रन नहीं करता है प्रोग्राम, इसलिए। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। सबसे पहला लाइन ऑब्वियसली हैश इंक्लूड stdio.h। क्यों है ये सबसे पहला लाइन, ये सबसे पहला लाइन इसलिए है क्योंकि आपको इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड काम तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारा हेडर फाइल होता है stdio.h होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्योंकि अगर इनपुट नहीं भी है तो आउटपुट तो है ही ना। अभी हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट तो करना है, हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने, अच्छा हेलो वर्ल्ड, दुनिया को हम हेलो करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के जरिए हेलो वर्ल्ड।
अब हमने सब दूसरा लाइन क्या लिखना होता है, इंट मेन, क्योंकि यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट और एंड होता है। अब बस हमें एक लाइन प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ व्हाट, डबल कोट्स में हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और रिटर्न 0 यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली या प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, आपका ये पहला प्रोग्राम है इतना कुछ पढ़ने के बाद कि कैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे। तो सबसे पहली लाइन स्टैंडर्ड आपका प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, दूसरा फंक्शन, तीसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर प्रोग्राम यानी मेन फंक्शन, उसके बाद ये प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम terminated successfully. So this is what first program. This is the very first program. और आई होप अब आप इसमें के हर एक चीज को समझ पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से आप जो चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एक लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम। अब आपको राइट अ प्रोग्राम जो है वो लिखना है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद राइट अ प्रोग्राम को आप शॉर्ट फॉर्म में वैप लिखेंगे, WAP, राइट अ प्रोग्राम, है ना। शुरू में तो राइट अ प्रोग्राम लिखेंगे, बाद में वैप लिखेंगे, है ना, काम खत्म। उसके बाद वैप भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐड लिखेंगे, है ना, सिर्फ ऐड, और आप समझ जाएंगे ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। यानी कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम है कि आपके पास 2 नंबर होंगे, यानी 2 नंबर यूजर से लेना है और उन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करके आउटपुट आपको दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहला लाइन हैश इंक्लूड stdr.h, ये पहला लाइन फिक्स है। दूसरा लाइन इंट मेन, ये भी बिल्कुल क्या है, फिक्स है। तीसरा लाइन, अब देखिए सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि हमें क्या करना है, कितने वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो सबसे पहला हमारा काम ही होता है कि ये देखना कि हमें कितनी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब कहता है कि ऐड 2 नंबर्स, यानी हमारे पास एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए, 2 नंबर तो होना ही होना चाहिए ना। और इन दोनों को जोड़ के भी तो कहीं रखिएगा, वो कहां रखिएगा, सी में रख दीजिएगा, ठीक है। अब 2 नंबर को इनपुट लेना पड़ेगा ना भाई, जो 2 नंबर हम जोड़ना चाहते हैं, जिस 2 नंबर को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो 2 नंबर हम यूजर से लेंगे तो सही, इनपुट तो लेंगे उसका। तो हमें इंटीजर टाइप का हमें एक ए लेना होगा, एक बी लेना होगा और एक सी लेना होगा, ठीक है। अब हमको यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, printf /n एंटर 2 नंबर्स, यानी कि क्या कीजिए, 2 नंबर्स आप यूजर से मांग रहे हैं कि 2 नंबर जो वो इनपुट कीजिए। ये बिल्कुल एज इट इज स्क्रीन पे लिखा हुआ हो जाएगा। तो यूजर 2 नंबर देगा, उसको कैसे रीड कर लेंगे, स्कैनफ पहले इंटीजर के लिए पहला %d, दूसरे इंटीजर के लिए दूसरा %d, कॉमा पहले को लेके ए में चले जाइए, दूसरे को लेके बी में चले जाइए। तो मान लीजिए यूजर ने यहाँ 5 दिया, यहाँ पे क्या दिया, 10 दिया। यही होता है ना, अभी तो समझाया प्रिंटफ और स्कैनफ का काम, है ना। प्रिंटफ स्क्रीन पे मैसेज डाल देता है और स्कैनफ जो भी वैल्यू यूजर देगा उसको रीड कर लेता है। तो 2 वैल्यू आपने मांगा था तो यूजर 2 वैल्यू देगा। पहले वैल्यू को उठा के ये पहला वाला %d यानी पहला इंटीजर वैल्यू कहां चला जाएगा, ए में चला जाएगा, यहां आ गया। दूसरा वाला इंटीजर वैल्यू कहां चला जाएगा, बी में चला जाएगा, यहां आ गया। अब हम क्या करते हैं, c = व्हाट, a + b, यानी कि हमने a और b को जोड़ के कहां डाल दिया, c में डाल दिया। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट कर दूंगा printf एडिशन = %d, यानी कि मैंने एक मैसेज दिया एडिशन = %d, एक मैसेज हो गया। और इसकी वैल्यू हम कहां से ले लेंगे, सी से ले लेंगे, ठीक है। और यहां से हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और हमने बंद कर दिया। तो देखिए पहला लाइन हेडर फाइल के लिए, दूसरा लाइन मेन जो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और एंड करता है। नेक्स्ट लाइन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए ए बी सी। उसके बाद आपने एंटर 2 नंबर किया, जो 2 नंबर दिया वो ए और बी में चला गया, आपने दोनों को जोड़ के सी में डाल दिया और आपने फिर प्रिंट कर दिया एडिशन = ठीक है। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, आपका जो आउटपुट आएगा ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आएगा, है ना। एडिशन = बिल्कुल एज लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, एडिशन = और ये जो %d है इंटीजर वैल्यू, उसकी वैल्यू कहां से लेगा, सी से लेगा। तो सी में कितनी वैल्यू है, 15। तो आपको क्या मैसेज आ जाएगा, एडिशन = 15, दिस विल बी योर आउटपुट, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स को ऐड करने का काम करता है, ठीक है बच्चा। अब इसी को ऐड के बदले क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। तो आप बिल्कुल वही ऐसे ए मानोगे, बी मानोगे, सी मानोगे, 2 नंबर पूछोगे, ए और बी में रीड कर लिया, ठीक है।
सी इक्वल टू क्या कर दोगे, ए प्लस बी, नहीं ए माइनस बी। मैसेज क्या दोगे, एडिशन, अरे भैया कर रहे हो सब्ट्रैक्शन और मैसेज दोगे एडिशन, नहीं, क्या मैसेज दोगे आप, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट डी। तो आउटपुट क्या आएगा, बताओ क्या आएगा आउटपुट आप, है ना, 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, तो यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा और आपका काम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वैसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, बिल्कुल इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही गए होगे। मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है, तो अब यहाँ क्या करोगे, a मल्टीप्लाइड बाई b कर दोगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखोगे, नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डबल कोट्स में क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इन सबको ना बच्चा 10 5 जा 50 आंसर आ जाएगा ना। इन सबको ना आप ऐसा नहीं कि बस पढ़ लेना, नहीं, नोटबुक निकाल के बकायदे नोट किया करो, आदत डालो कि आप लिखो, प्रोग्राम जितना लिखोगे, जैसे मैंने ये 3 4 बता दिए ना, हेलो वर्ल्ड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बिल्कुल वैसे ही आप कर लेना। इनको 4 बार 5 बार लिखो, क्योंकि अभी आपने इसको नया नया सीख रहे हो। याद है जब हम क ख ग लिखते थे तो क को हमने कितनी बार लिखा था, ख को हमने कितनी बार लिखा था, ग को, तब हमारे दिमाग में इसकी एक जो होती है वो सेटल हो जाती है कि चलिए ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है। उसके बाद आप अपने अंदर एक अच्छी गट फीलिंग महसूस करेंगे, हाँ मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हाँ बस हमने ये देख लिया वीडियो देख के और हम सोचेंगे कि हम प्रोग्राम होंगे, नहीं, आपने नोटबुक लेके बैठना है, आपको लिखना है, समझना है, सब काम करना है, ठीक है। तो चलिए ये हमने कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं, मान लीजिए कि हमें जो है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और जो है टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है, एज वेल एज हमें जो है वो परसेंटेज फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड टोटल मार्क्स एज वेल एज परसेंटेज एज वेल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन अगर हम बोले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, तो एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, राइट, एंड फाइंड टोटल एंड परसेंटेज। और क्या फाइंड करना है, टोटल मार्क्स, और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड, राइट, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच को आपने बुला लिया, इनपुट आउटपुट डॉट एच को। फिर यहाँ पे इंट मेन है, यानी मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। 5 सब्जेक्ट है ना बच्चा, ए बी सी डी ई, 5 सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया, एक टोटल हो जाएगा, TOTAL। तो हमारे पास एक ए में मार्क्स आ जाएगा, एक बी में आएगा, एक सी में आएगा, क्योंकि 5 मार्क्स एक्सेप्ट करना है, एक डी में आएगा, और एक ई में आएगा, और एक टोटल आएगा। अब एक परसेंटेज जो है, ठीक है, उसको हम फ्लॉट टाइप कर लेंगे, है ना बच्चा। क्यों लेंगे परसेंटेज को फ्लॉट टाइप का, क्योंकि परसेंटेज जो है वो डेसिमल में आ सकता है ना, 90.5% है ना, 90.8%, 95.8%, तो परसेंटेज डेसिमल में आ सकता है। इसीलिए हमने PER नाम का वेरिएबल लिया, और उसको जो है वो किस टाइप का माना, हमने उसको माना फ्लॉट टाइप का, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू। अब हमें 5 नंबर्स तो चाहिए यूजर से ना, तो हम क्या बोलेंगे, printf/n एंटर 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स जो है वो क्या कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। और जब यूजर हमने 5 मार्क्स के लिए बोला तो हम उसको स्कैन करेंगे, कैसे, स्कैन ऑफ पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर, 5वां इंटीजर, एक को एड्रेस ऑफ ए में, कॉमा एक को एड्रेस ऑफ बी में, कॉमा एक को एड्रेस ऑफ सी में, एक को एड्रेस ऑफ डी में, एक को एड्रेस ऑफ ई में। जो भी मार्क्स से बच्चा वो यहां चला गया, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 70 है, यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, यहाँ 85 है, यहाँ 75 है, ठीक है, चला गया। अब हमें टोटल मार्क्स निकालना है ना, तो क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू व्हाट, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, निकल गया टोटल। अब ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 24, 24 8 32, और 32 एंड 7 39 एंड दिस 400, टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट कर देना है, तो अगर हम चाहें तो टोटल को अभी भी प्रिंट कर सकते हैं, या चाहे तो परसेंटेज निकालने के बाद भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए परसेंटेज निकालने के बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है, जितना भी नंबर आपको आया इन टोटल मार्क्स डिवाइड बाई
कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, है ना, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको कितने नंबर आए हैं डिवाइड बाय सब्जेक्ट। टोटल नंबर कितना आया है 400 डिवाइड बाय 5, तो 5 8 जा 40 यानी 80.0%, 80.0%। अब आप दोनों को एक साथ प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए printf /n टोटल मार्क्स इक्वल टू, यानी कि आप क्या कर रहे हैं टोटल मार्क्स को निकाल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू %d एंड परसेंटेज इक्वल टू व्हाट %f, कॉमा पहले की वैल्यू टोटल नाम के वेरिएबल से ले लीजिए, दूसरे की वैल्यू PER नाम के वेरिएबल से ले लीजिए। याद रखिएगा वेरिएबल का नाम चेंज मत कर दीजिएगा, यहाँ टोटल है तो आपको टोटल ही यहाँ लिखना था, PER यहाँ लिया है तो आपने यहाँ परसेंटेज पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया PERCENTAG, गलत हो गया, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम आप यूज करेंगे बिल्कुल आपको यूज हमेशा उसी वेरिएबल को करना है, क्योंकि वेरिएबल्स का केस सेंसिटिव तो होते ही है, लेकिन नाम ही चेंज कीजिएगा तो कैसे होगा। और यहाँ पे क्या हो गया रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है। तो दिस इज अ प्रोग्राम जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है और उसे क्या करता है प्रिंट कर देता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सेप्ट परचेजिंग प्राइस, यानी आपको क्या करना है परचेजिंग प्राइस को एक्सेप्ट करना है, यानी कि मान लिया आप किसी जगह खरीदारी करने गए और वहां आपको परचेज कितना का आपने खरीदा है वो आपको परचेजिंग प्राइस लेना है, एंड प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करना है आपको डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि 25% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड देन प्रिंट ऑल द डिटेल्स, आपको सारे डिटेल प्रिंट करना है, प्रिंट पूरा लिख दो, प्रिंट परचेजिंग प्राइस, यानी कि फिर आप परचेजिंग प्राइस को प्रिंट कीजिए, परचेजिंग प्राइस प्रिंट कीजिए, फिर आपने कितना डिस्काउंट दिया वो प्रिंट कीजिए, एंड नेट पेएबल, यानी कि कितना वो आपको पैसा पे करेगा वो भी प्रिंट कीजिए। अब एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपने परचेजिंग प्राइस यूजर से पूछा, ऑब्वियसली बात है परचेजिंग प्राइस आप किससे पूछेंगे, यूजर से पूछेंगे। क्या कहता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, एक्सेप्ट का मतलब होता है इनपुट लेना, हमेशा याद रखिएगा, इनपुट या एक्सेप्ट मतलब होता है यूजर से लेना। तो हमें क्या लेना है इनपुट, हमें परचेजिंग प्राइस लेना है। तो मान लीजिए यूजर ने 10,000 दिया, 10,000। अब हमें क्या करना है तो डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना है बच्चा 25%, तो डिस्काउंट जब 25% निकलेगा तो 2,500 रुपया हो जाएगा। 10,000 का 25% कितना हो जाएगा 2,500 रुपया। और फिर क्या कहता है कि आपको परचेजिंग प्राइस प्रिंट करना है, तो वो तो मेरे पास है, डिस्काउंट प्रिंट करना है वो भी यहाँ पे हमने निकाल लिया। नेक्स्ट नेट पेएबल, नेट पेएबल का मतलब क्या होता है, नेट पेएबल का मतलब होता है कि कितना आप जो है वो पे करोगे। तो 10,000 का आपने खरीदारी करा, 2500 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल कितना बचा 7,500 रुपये, ये आपको नेट पेएबल अमाउंट हो गया। इसी के लिए हमें कोड लिखना है, ठीक है। तो क्यों ना इसी पे हम लोग लिख दें, मेन तक का तो हमारा काम चल जाएगा ना, है ना, इतना तो फिक्स ही है, इतना तो। अब बहुत बच्चे यही पूछते हैं कि सर अगर ये 3 लाइन लिख के आएंगे सर तो मार्क्स मिलेगा। अब देखो टीचर किस मूड में है उसी हिसाब से, लेकिन इन तीनों के लिए तो नंबर नहीं ही मिलते हैं। यूजुअली आप ट्राई कर सकते हो, बट ऐसी स्थिति आने क्यों देना कि आप ये सोच के चलो कि इन 3 लाइन के लिए कोई नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन मत आने दो, ठीक है। चलो देखो, तो हमने यहाँ किया सबसे पहले। अब देखिए वेरिएबल का जो नाम है ना बच्चा, वो हम जो है वो रखते हैं हमेशा मिलता जुलता नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो परचेसिंग का काम है, ठीक है, डिस्काउंट का काम है और नेट पेएबल का काम है। हो सकता है कि डेसिमल में वैल्यूज आए, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना हम सारे के सारे वैल्यूज को ही फ्लोट मान लें। फ्लोट टाइप का परचेजिंग अमाउंट PA, डिस्काउंट DIS, नेट पेएबल NP, ठीक है। तीनों कैलकुलेट करने, तीनों प्रिंट करने हैं ना, तो तीनों को मैंने तीनों वेरिएबल अलग अलग मान लिया। अब परचेजिंग अमाउंट हमें यूजर से लेना है, एक्सेप्ट करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे printf /n एंटर परचेजिंग अमाउंट, यानी कि परचेज अमाउंट जो है वो आप हमको एंटर करिए दीजिए, क्योंकि हमें वो चाहिए, बिना उसके तो हम काम कर नहीं सकते हैं, है ना। तो PA नाम का यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब PA नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एक डिस्काउंट नाम का वेरिएबल बनेगा और एक NP यानी कि नेट पेएबल नाम का वेरिएबल बनेगा, है ना बच्चा। अब जो भी उसने दिया उसको हम रीड कर लेंगे। कहाँ रीड कर लेंगे, स्कैन ऑफ %f, फ्लोट वैल्यू है, याद रखिएगा, यहाँ फ्लोट लिख के इंटीजर मत डाल दीजिएगा, %d गलत हो जाएगा, ठीक है। %f एम्परसेंड व्हाट PA परचेजिंग अमाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपीज ही डाला, 10,000 रुपीज डाला। हम फ्लोट में इंटीजर वैल्यूज डाल सकते हैं, फ्लोट में इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर में फ्लोट नहीं डाल सकते, याद रखिएगा, ठीक है।
अब हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो परचेजिंग अमाउंट का पी है ना, परचेजिंग अमाउंट का 25%, तो 25 एंड डिवाइड बाई 100, ये होता है 25% का मतलब कि 25 बाई 100, तो परचेजिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100। और नेट पेएबल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो परचेजिंग अमाउंट यूजर ने दिया है ना, उसमें से डिस्काउंट जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इट इज सिमिलर टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर मैथमेटिकल आप कर पाते हैं मैथमेटिकली, तो उन्हीं को आपको लाइंस में लिख देना है और उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए, कि करके तीनों चीजें प्रिंट करनी है ना, कर दीजिए, एक ही लाइन प्रिंट कर सकते हैं आप। कैसे बताया ना मैंने, प्रिंटफ स्लैश एन परचेजिंग अमाउंट इक्वल टू, या परचेज अमाउंट इक्वल टू परसेंट एफ इक्वल टू परसेंट एफ, ठीक है। उसी स्लैश एन, फिर से अगली लाइन में परचेजिंग अमाउंट के बाद क्या है, डिस्काउंट, तो हमें लिखेंगे क्या, डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट, परसेंट एफ, फिर स्लैश एन नेट पेएबल है ना, नेट पेएबल में तो कितना पैसा देना है डिस्काउंट के बाद, इक्वल टू परसेंट एफ, कॉमा पहले की वैल्यू परचेजिंग अमाउंट की वैल्यू पी नाम के वेरिएबल से, है ना बच्चा। वेरिएबल का नाम बिल्कुल सीक्वेंस में डालना होता है, याद रखिएगा। पहले वाला का पहले वाले से लेगा, दूसरे वाले का दूसरा वाले से लेगा, पीए फिर दूसरा, कॉमा डिस्काउंट के लिए ये परसेंट एफ है, तो परसेंट एफ इसकी वैल्यू किससे लेगा, तो डिस्काउंट के लिए कौन सा वेरिएबल आपने माना है, डीआईएस। परचेजिंग के लिए पीए माना था, डिस्काउंट के लिए डीआईएस माना, जो भी कैलकुलेशन होकर निकल के आया। तीसरा नेट पेएबल के लिए कौन सा वेरिएबल माना है आपने, एनपी, खत्म बात, ठीक है। यहां पे आप क्या कर लेंगे, रिटर्न 0, प्रोग्राम executed without errors any successfully. So this is a program to accept marks of 5 subject. Oh no, I'm sorry, ये प्रोग्राम नहीं था ये प्रोग्राम सॉरी नहीं था, ये प्रोग्राम तो पहला वाला था जो हमने इसके पहले कर लिया। ये प्रोग्राम है, दिस इज द प्रोग्राम कि आपको परचेजिंग प्राइस को एक्सेप्ट करना है और 25% का डिस्काउंट देके आपको क्या करना है, चीजों को यहाँ पर डालना है। गॉट इट। तो दिस इज नॉर्मल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम मतलब बस स्टेप वाइज वन बाय वन प्रोग्रामिंग करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे कोई बोले कि एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, चलिए वो भी कर लेते हैं। हालांकि आप उसको नोट कर रहे होंगे, तो मैं एक साइड में यहाँ पे कर देता हूँ छोटा सा प्रोग्राम। एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं अब शॉर्टकट करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला जो है बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर सब कुछ हो जाएगा। कैसे, देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये पहला लाइन फिक्स होता है, इंट मेन दूसरा लाइन भी क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ ये अब अगर आप देखिए, अब आप एरिया की बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ये होता है ना, एल और बी। तो हमको लेंथ चाहिए तो इंटीजर का हमने लेंथ ले लिया, ब्रेड्थ चाहिए बी ले लिया, एरिया निकालना है तो एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। तो यानी कि एल नाम का एक वेरिएबल बना, लेंथ जिसमें हम दे देंगे, ब्रेड्थ बी नाम का वेरिएबल बना, इसमें ब्रेड्थ दे देंगे, और एरिया तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ तो यूजर से लेना पड़ेगा ना। आपको यही समझना है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जब दो नंबर को ऐड करना है तो वो दो नंबर जो ऐड करना है वो इनपुट हो गया, यूजर से लेंगे, है ना। यहाँ पे हमको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने थे और तब टोटल और तब परसेंटेज निकालना था। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास होंगे तब तो हम कुछ कर सकते हैं, तो वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे लिए इनपुट हो गए। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो चाहिए ना, इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट हो गए, तो इनपुट हो गया तो अब इनपुट लीजिए आप यूजर से, है ना। इस तरीके से आप यूजर पता करेंगे कि आपका इनपुट क्या गया होता है। हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, printf स्लैश एंड एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जो वो क्या कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। और जो भी यूजर देगा उसको कहां रीड कर लेंगे, स्कैनफ, एक को पहले, एक को दूसरे परसेंट डी में, एक को एल में, एक को बी। तो देखिए इनपुट ले लिया, यूजर से मांग लिया, एक इंटीजर दूसरा भी इंटीजर, लेंथ में और ब्रेड्थ में मान लिया, 5 दिया और 4 दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी। अब जगह कम पड़ गई, हम यहाँ से इसको मिटा देंगे। हम तो मिटा सकते हैं, आप नहीं मिटाएंगे, इसलिए आप शुरू में शुरू और लास्ट नहीं करेंगे, पूरा खत्म होने के बाद लास्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, printf स्लैश एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट, परसेंट डी कॉमा एरिया नाम का वेरिएबल है ना, बस काम खत्म। यहां से क्या कर देंगे, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली।
तो यहाँ क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। उसको स्टोर कर लिया एरिया नाम के वेरिएबल में, उसको अगले में प्रिंट कर दिया और रिटर्न 0। तो ये है लेंथ। अब ये प्रोग्राम सिर्फ किसके लिए हो गया, तो ये प्रोग्राम जो हुआ बच्चा वो सिर्फ हुआ लेंथ निकाल सॉरी एरिया निकालने के लिए। आपने इस प्रोग्राम से क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया। अब पेरीमीटर निकालना तो ठीक है ना, क्या जो अगला प्रोग्राम है इसी में कर दीजिए ना, एरिया निकाल के प्रिंट कर दिया, अब पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ देखो, यहाँ पे सेमीकोलन बच्चा मेरा छूट जाता है, आप यहाँ पर ना वेरिएबल डिक्लेरेशन में सेमीकोलन दे लेना, ठीक है। यहाँ पेरीमीटर निकालना है तो PERI लिख लो, सेमीकोलन मैंने दे दिया, ठीक है। PERI पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखो L और B मैंने यहां से लिया, क्योंकि मैंने लेंथ के लिए L वेरिएबल दिया था, ब्रेड्थ के लिए B दिया था, इसीलिए अब मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या कर दूंगा, printf/n पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर जो है वो क्या है, इक्वल टू %d, ये भी इंटीजर ही है और इसकी वेरिएबल का नाम PERI है, ले लो और यहां से क्या कर लो, रिटर्न 0। यानी कि पहले मैंने एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया, फिर मैंने पेरीमीटर कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो आप किसी भी तरह का एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं इसी तरीके का, कि आपको सर्कल का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाउ विल यू डू दैट, एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो द फॉर्मूला इज 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r, और r यहाँ क्या है, व्हाट इज r, r मींस रेडियस। तो देखो 2 तो मेरा वैल्यू फिक्स है, 3.1 भी वैल्यू फिक्स है, सिर्फ हमको क्या लेना है यूजर से, r ही तो लेना है। तो लिख ले, यानी प्रोग्राम किस लिए है, एरिया या सरकमफेरेंस। पेरीमीटर को ही यहाँ क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल का निकाला, हो सकता है आपको कोई बोले कि स्क्वायर का निकालिए। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है। एरिया और एरिया स्लैश सरकमफेरेंस, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ व्हाट, सर्कल, है ना। कैसे करेंगे, देखिए पहला लाइन फिक्स है, हैश इंक्लूड stdio.h int main। अब देखिए चूंकि हम यहां देख रहे हैं कि फॉर्मूला में 3.14 है ना, 2 पाई, अच्छा सॉरी ये एरिया नहीं होता, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है बच्चा, है ना। ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सरकमफेरेंस, परिधि, सरकमफेरेंस परिधि होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है, जबकि एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई r स्क्वायर, यानी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r बिल्कुल दिमाग से स्लिप कर गया, सॉरी फॉर दैट। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, 3 पाई r होता है। तो देखो 3 पाई r जब हमें, देखो इसी से पता चलेगा इनपुट क्या होगा, फॉर्मूला से ही पता चलेगा ना कि हमारे पास 3.14 ये तो फिक्स है, सिर्फ हमें r एक्सेप्ट कर लेना है ना। वैसे ही सरकमफेरेंस में भी सिर्फ हमें r एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि 2 फिक्स है, 3.14 फिक्स है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल वैल्यू है। एक r ले लेते हैं, एरिया निकालने के लिए एरिया ले लेते हैं, सरकमफेरेंस निकालने के लिए CIR ले लेते हैं। यहाँ क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, printf/n एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का रेडियस निकालिए, रेडियस ऑफ सर्कल दीजिए, नॉट निकालिए, दीजिए। और जो भी वो यूजर देगा उसको हम रीड कर लेंगे किसमें, %f, किसमें, %r में, ठीक है, %r यानी कि रेडियस में हम क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया इक्वल टू, देखिए सेम यहाँ पे लिखिएगा, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r, खत्म। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r। ये इंटरनली खुद से कैलकुलेट करके एरिया में डाल देगा, इंटरनली खुद से कैलकुलेट करके पेरीमीटर में डाल देगा। हमारा काम सिर्फ उसको प्रिंट कर देना है, printf/n एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू %f/n पेरीमीटर ऑफ, नॉट पेरीमीटर एग्जैक्टली, देखो यहाँ, अब देखो गलती है इस प्रोग्राम में, बिल्कुल है। यहाँ पे PER नाम का कोई वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, CIR नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या होगा, CIR। और यहाँ पे पेरीमीटर जो होता है वो रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है, लेकिन पेरीमीटर ही जो है वो जब हम बात करते हैं सर्कल का तो इट बिकम्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे /n सर्कमफेरेंस इक्वल टू %f, a की वैल्यू
एरिया से ले लीजिए, ए की वैल्यू CIR से ले लीजिए, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ चीज देख रहे हो बच्चा, क्या हो रहा है, 1 by 1, ये बिल्कुल टॉप टू बॉटम अप्रोच इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ का अप्रोच। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो stdio.h आ जाएगा, ताकि आप इनपुट और आउटपुट फंक्शन को यूज कर सके, क्योंकि इसी stdio.h की वजह से आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर पाएंगे, स्कैनफ फंक्शन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन कैसे अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कैसे प्रिंटफ फंक्शन किसी भी चीज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, कैसे स्कैनफ फंक्शन किसी भी वैल्यू को रीड कर लेता है, ये जो होता है ये डेफिनेशन इसका जो है कि कैसे ये अपना दोनों काम परफॉर्म करेगा, वह stdio.h के अंदर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इंट मेन प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड खत्म। इंट क्यों, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है इंटीजर को। रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि 0 मतलब होता है प्रोग्राम टर्मिनेटेड विदाउट एरर्स। अब प्रोग्राम था हमें सरकमफेरेंस निकालने का, एरिया निकालने का, तो सिर्फ उसमें हमें इनपुट ग्रुप में r चाहिए था। हमने बोला इंटर रेडियस, इनपुट ले लिया। अब एरिया का फॉर्मूला 3πr कर लिया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r इंटू आर। सरकमफेरेंस का 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू r। दोनों को एक एक करके प्रिंट कर दिया। तो टॉप टू बॉटम की तरफ हम क्या कर रहे हैं, हर चीज एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन इतना प्रोग्राम लिखने के लिए बाद आप खुद से भी उन सारे प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं। इन्हीं सब प्रोग्राम्स को चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम, एक एडिटर है हमारा जो है कोड ब्लॉक्स, इसमें टाइप किया हुआ है। अगर आप चाहें तो टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो VS कोड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो डेव C++ यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एनी एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट C प्रोग्रामिंग, आप वहाँ पे इस प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। और ये है 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया। और चलिए इसे रन करते हैं। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन होगा। ऑब्वियसली हमसे 2 नंबर मांगेगा, मान लीजिए एक देते हैं हम 5 और एक नंबर देते हैं 10, तो एडिशन इक्वल टू 15। दैट मीन्स ये प्रोग्राम हमारा परफेक्टली ऑल राइट है। ये प्रोग्राम है हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। नेक्स्ट प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल, और साथ ही साथ हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी निकालेंगे। और ये प्रोग्राम भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी करके कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। चलिए सिर्फ इसे रन करते हैं प्रैक्टिकली, और यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं। इंटर रेडियस, कोई भी एक वैल्यू दीजिए और उसके हिसाब से ये आपको एरिया ऑफ रेडियस नहीं, ये मैसेज हमने गलत टाइप किया। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज क्या देना है, एरिया ऑफ व्हाट, सर्कल। ठीक है, मैसेज आप जैसा देते हैं बिल्कुल वैसा ही टाइप होता है। फिर से एक बार रन करते हैं और जो भी वैल्यू हमें देनी होती है वो हम वैल्यू रेडियस के रूप में देंगे। तो ये हमें क्या दे रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 28.26 जो भी कैलकुलेशन है, और सरकमफेरेंस जो है वो 18.84 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वैसे ही लेंथ और ब्रेड्थ निकाला हमने इसमें, और सब कुछ पूछा, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पूछेंगे और सब कुछ एक एक करके निकाला हमने, उसको प्रिंट कर दिया। चलिए इसे भी रन करके देखते हैं। तो लेंथ में मान लीजिए मैंने 5 दिया, ब्रेड्थ में मैंने 4 दिया, तो इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20, क्योंकि 5 4 20 होता है। और उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर भी इसने क्या कर दिया, निकाल के हमें दे दिया। मतलब ये प्रोग्राम भी हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना और उसमें टोटल और परसेंटेज निकालना। तो टोटल हमने जो है वो इंटीजर टाइप में रखा है, लेकिन परसेंटेज चूंकि वो डेसिमल में आ सकता है तो हमने फ्लोट टाइप का रखा है। और बाकी सारा ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो 5 सब्जेक्ट के नंबर देने होंगे, मान लीजिए मैंने दिया 50, 60, 70, 80 और 90। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने स्पेस कर करके दिया। आप चाहते हो तो एंटर कर करके भी दे सकते थे। तो टोटल मार्क्स यहाँ क्या दिखाया, 350, और आपका परसेंटेज 70% है। यानी ये भी प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। लास्ट प्रोग्राम डिस्काउंट का प्रोग्राम है, जिसमें हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं परचेजिंग अमाउंट पे, और उसके अकॉर्डिंग जितना परचेजिंग अमाउंट है वो भी दिखा रहे हैं, डिस्काउंट है वो भी दिखा रहे हैं, और नेट अमाउंट है वो भी दिखा रहे हैं। चलिए इसे रन करते हैं। मान लीजिए मैं परचेजिंग अमाउंट देता हूं 10,000, तो ऑब्वियसली बात है 10,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने परचेजिंग अमाउंट 10,000 दिखा दिया, डिस्काउंट 2500, और दैट्स वाई अमाउंट जो है वो क्या हो गया, 7500। तो ये कुछ सिंपल प्रोग्राम्स थे जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं सी के, और हमने इसे सक्सेसफुली रन करके भी देख लिया। तो ये था सब कुछ इसी एक वीडियो में कि हमने स्ट्रक्चर भी जान लिया, हमने प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन भी जान लिया, हमने नॉर्मल प्रोग्राम्स को भी कर लिया, और साथ ही साथ हमने सारी चीजें प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दी। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आप ये जान गए कि बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे सी में बेसिक प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स की 3 वीडियोस बनेंगी। एक बनेगा इफ के लिए, इफ और स्विच के लिए, दूसरा बनेगा गो टू, ब्रेक ऑन और कंटिन्यू के लिए, और तीसरा लूपिंग के लिए। तो ऐसे ही एक बड़े बड़े यूनिट उठा के हम एक साथ सॉल्व करके 1 शॉर्ट वीडियोस में आपको कम से कम वीडियोस में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप
आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।